रियल एस्टेट सेक्टर, ये क्या सेक्टर है सर जो फाइट से भरा हुआ है। बिकॉज एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जो बोलते हैं सर सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, पैसा सिर्फ रियल एस्टेट से ही बनता है, स्टॉक मार्केट वगैरह कुछ नहीं है। अब क्या वो सही है गलत है, दैट इज अ क्वेश्चन। उससे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर, ये सेक्टर कैसा है, क्या ये सेक्टर अच्छा है, ये सेक्टर कैसा कर रहा है, सेक्टर परफॉर्म कैसा कर रहा है। अगर सेक्टर अच्छा है खराब है तो उस बेसिस में हम डिसाइड करते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या फिर एक रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करें या रीट्स में पैसे डाल दें। बट प्रॉब्लम समझनी क्या है, रियल एस्टेट सेक्टर कैसा कर रहा है। और यहाँ पे भी सर पूरा कंफ्यूजन है। एक रिपोर्ट है जो बोले कि रियल एस्टेट मार्केट 2047 तक $10 ट्रिलियन से पहुंच जाएगा। $10 ट्रिलियन, इतनी स्कोप दिखा रहे हैं। बट वहीं पे आप देखोगे रिपोर्ट्स आ रही है कि रियल एस्टेट में स्लो डाउन हो रहा है। अगर आप सिर्फ Q3 में देखोगे सर, सेल्स 18% से ड्रॉप कर गए इन द टॉप 9 सिटीज, नए प्रोजेक्ट्स 11% से ड्रॉप कर गए इन द टॉप 9 सिटीज। तो रियल एस्टेट सेक्टर क्या है, अच्छा है, ठीक है, क्या करें। वेल, इस वीडियो के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो लंबी होगी, फुल्ली डिटेल्ड होगी। यू विल बी क्लियर कि रियल एस्टेट सेक्टर कहां से आ रहा है, किस डायरेक्शन जा रहा है एंड वेदर यू वुड वांट टू पार्टिसिपेट और नॉट। इस वीडियो के बेसिस पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन टू सपोर्ट अस। लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने के पहले ना एक सिंपल सेक्टर ओवरव्यू लेते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर कितना बड़ा है सब जानते हैं, बट कितना ज्यादा बड़ा है ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप हमारे देश की पूरी जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखोगे ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, रियल एस्टेट सेक्टर डज द सेकंड हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूशन। वहीं पे आप बात करोगे कौन से सेक्टर सबसे ऊपर हैं जॉब क्रिएशन में, प्लेसमेंट्स में, जॉब्स देने में, वर्कफोर्स को सेट करने में, सर रियल एस्टेट सेक्टर दोबारा सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है इसमें। सो इट इज ह्यूज एंड आपको इस नंबर से पता चल जाएगा रियल एस्टेट सेक्टर इन आवर कंट्री इन 2024 इज नियरली अराउंड $0.33 ट्रिलियन। मजा नहीं आया ना सुन के, इसको ही कन्वर्ट करता हूं। रियल एस्टेट सेक्टर इन 2024 हैज अ मार्केट साइज ऑफ 27,39,000 करोड़। दिस इज द स्केल एंड प्रोजेक्टेड है कि ये सेक्टर 25.60 कैगर पे ग्रो करने वाला है, विच इज अगेन ह्यूज टिल 2029 एंड 2029 में इट इज फोरकास्टेड कि रियल एस्टेट सेक्टर फ्रॉम 27,39,000 करोड़ पहुंच जाएगा टू 86,32,000 करोड़। दिस इज द अपॉर्चुनिटी मैं आपको रियल एस्टेट सेक्टर में बता रहा हूं। अब चाहे आप स्टॉक्स लो, चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो और कैसे भी पार्टिसिपेट करो सेक्टर में, वो आपके ऊपर है। बट आई वांट टू एनालाइज द सेक्टर टुडे। आप ग्रोथ देख लो एंड आने वाले टाइम पे लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट डिमांड और बढ़ने वाली है इन डेटा सेंटर्स, इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउसिंग, इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल, इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस। वेल, आई थिंक हम थोड़ा ज्यादा आगे जा रहे हैं, ये सब समझेंगे, पर इससे पहले ना एक बार रियल एस्टेट सेक्टर की हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो चलते हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर की हमारे देश में कहानी ना एक शहर से शुरू होती है। उस शहर का नाम है चंडीगढ़। आप इसको सुनो, बहुत मजा आने वाला है। 1970s का टाइम है। इंडिपेंडेंस के बाद, पार्टीशन के बाद पहली बार हमारी देश की सरकार ने बोला कि हम एक प्लान टाउन, एक प्लान सिटी बनाएंगे और उस जगह का नाम था चंडीगढ़। उस समय चंडीगढ़ वॉज सच अ सक्सेस, नॉट ओनली फॉर जो लोग वहां रह रहे हैं या उसके लोग आसपास या हमारे देश के लोगों के लिए, बट सक्सेस फॉर पीपल आउटसाइड ऑफ इंडिया। बिकॉज जब चंडीगढ़ का पूरा टाउन दुनिया ने देखा ना, तो लोगों को पता चला कि भाई ये है इंडिया का नया फेस। दिस इज नाउ इंडिया गोइंग इनटू द न्यू डेवलपमेंट एरा आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड आज भी आप देखोगे ना, चंडीगढ़ की चाहे सड़कों की बात कर लो, चाहे चंडीगढ़ के गार्डन्स की बात कर लो, चंडीगढ़ की पेमेंट्स की बात कर लो, सर पार्किंग एरिया की बात करो, हर चीज में चंडीगढ़ फॉर मी इज वन ऑफ द बेस्ट टाउन, वन ऑफ माई फेवरेट टाउन इन दिस एंटायर कंट्री। अगर आप चंडीगढ़ गए नहीं हो ना कभी, एक बार पक्का ट्रिप बनाना। आई कैन अश्योर यू, आपका मन करेगा कि मैं वहीं रिटायर कर जाऊं। इट इज दैट ऑफ अ ब्यूटीफुल सिटी। अब ये वही टाइम था जहां पे गवर्नमेंट ने फोर फ्रंट में आना शुरू कर दिया था और गवर्नमेंट हमारे देश में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स करती थी। जैसे आप देखेंगे आपके शहर में भी जो अथॉरिटी होंगी वो बनाती होंगी HIG फ्लैट्स, MIG फ्लैट्स, LIG फ्लैट्स, जिनकी अलॉटमेंट होती थी, एप्लीकेशन लगती थी, राइट। अब जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए, क्या राइज हुआ कि सर रियल एस्टेट सेक्टर में अब आ रहा है पैसा, बिकॉज लोगों की तरफ से डिमांड आ रही थी। और जब पैसा आता है तो आपको पता उसके साथ क्या आता है, प्राइवेटाइजेशन। और यही हुआ सर, प्राइवेट प्लेयर्स स्टार्टेड एंटरिंग द इंडियन रियल एस्टेट मार्केट इन 1980s एंड 1990s। और 1992 में तो आपको याद है क्या हुआ था। दिस बजट रिप्रेजेंट्स अ कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस ग्रेट नेशनल एंटरप्राइज ऑफ बिल्डिंग एन इंडिया फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ वॉर, want and exploitation, an India worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. फिर था क्या,
बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आने लग गई और बाहर के बिल्डर्स भी आने लग गए एंड इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर वेंट टू अनदर लेवल। इन 2000 चेन्नई में पहला स्पेंसर प्लाजा के नाम से मॉल खुला था। उसके बाद आज आप देखेंगे द नंबर ऑफ स्काई स्क्रेपर्स दैट वी हैव, द नंबर ऑफ ऑफिसेज दैट वी हैव, जो हाई लग्जरी अपार्टमेंट्स की हम बात करें, जो हाई लग्जरी कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करें, सब कुछ है इंडिया में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया में तो इतना कुछ है कि हम ट्विन टावर्स बनाते हैं और फिर उन्हीं को अब जो पूरी ग्रोथ रियल एस्टेट सेक्टर में देखी है, इसके कुछ मेन ड्राइवर्स हैं। सबसे पहला ड्राइवर आता है अर्बनाइजेशन। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज है इंडियंस के ओवरऑल कि छोटे शहरों से निकल के दे वांट टू सेटल इनटू बिग टाउन्स, इसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। उसके बाद इसी टाइम पे ना एक न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर आ गया था, जहाँ पे जो इंडियंस ट्रेडिशनली पहले जॉइंट फैमिली रहते थे, अब बिकॉज इंडियंस के पास पैसे आ रहे थे, नाउ दे कुड बाय न्यू स्पेसेस, दे कुड हैव प्राइवेट स्पेस। अब न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आने लग गया, जिसकी वजह से रियल एस्टेट की डिमांड और बढ़ गई थी एंड बाहर की कंपनीज में लग गई, बाहर की कंपनीज यहाँ ऑफिस खोलने लग गए, जिसकी वजह से आप देखोगे हमारे पास इतने बड़े आईटी पार्क्स हैं, चाहे वो टायर 2 सिटीज में बात करो, टायर 3 सिटीज में बात करो, एंड दीज आईटी पार्क्स इन्होंने सर शहर पे शहर बसा दिए पूरे। हाँ, मैं यहाँ पे बैंगलोर की बात कर रहा था एंड ड्यूरिंग द इयर्स बहुत फैक्टर्स ने इसको हेल्प किया। जैसे 2006 में जब गवर्नमेंट ने बैंगलोर का पूरा एक नया एयरपोर्ट बनाया, 2006 में जब गवर्नमेंट ने मुंबई एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट जो बहुत पुराने थे उनको पूरा रिवैम्प किया और उनको शायद वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स में दोनों को लिया है। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, रियल एस्टेट में जो दिखता है और जो पीछे एक्चुअल रियलिटी है उसमें काफी अंतर होता है और अब मैं आपको वही बताऊंगा। आप टाइम याद करिए 2010 का टाइम, ये वो टाइम है सर 2008 में स्टॉक मार्केट सबप्राइम कैसे हुई थी, तो इन्वेस्टर्स का मन ना ओवरऑल मार्केट से ऊब गया था। इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करूं, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स की बात करूं, सेंटिमेंट बहुत खराब था, सबने फोकस शिफ्ट किया रियल एस्टेट में और इंडियन रियल एस्टेट में इंडियन इन्वेस्टर्स तो घुस गए और इंडियन रियल एस्टेट में तो स्कोप ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। आप याद करिए 2010 से 2014 का टाइम, हर दूसरे दिन कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता था, रेडियो पे हर दूसरा एड किसी बिल्डर का होता था। Supertech presents North Eye in the heart of Noida, Sector 74, the tallest star of North India. हर बड़ा फेस बॉलीवुड का, हर बड़ा सेलिब्रिटी वॉज एंडोर्सिंग ऑफ बिल्डर और उस समय सर बिल्डर्स के पास इतना पैसा आया था, इतना पैसा आया था, सड़क पे हर बड़ी गाड़ी जो होती थी वो बिल्डर्स की होती थी, छोटे छोटे बिल्डर्स हर जगह लग गए थे और इस लेवल पे था कि आपको याद हो DLF IPL, जो पहला IPL DLF IPL, वो DLF स्पॉन्सर कर रहा है। हर एक चीज सर उस समय सिर्फ बिल्डर्स की थी, फ्रॉम ओनिंग IPL टीम्स टू द बिगेस्ट एड्स टू द बिगेस्ट होर्डिंग्स, और बाहर से देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ इसका डार्क रियलिटी। डार्क रियलिटी ये था सर, इफ यू वांटेड टू बी अ प्रॉपर्टी ब्रोकर इन रियल एस्टेट, और ये आपको भी पता है कि आपको गुंडा ही बनना पड़ता है, इट इज नॉट ईजी टू डील इन रियल एस्टेट इन दिस कंट्री। आप कहीं पे कुछ लैंड खरीद लो, कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, कब्जा हो जाता है और उसको वापस लेने पे तो अरसों निकल जाते हैं। हाँ, कोर्ट वोट जा सकते हो, बट प्रैक्टिकली लोग डरते हैं हमारे देश में टू ओन रियल एस्टेट, लोग डरते हैं हमारे देश में टू टेल देयर चिल्ड्रन दैट वी हैव रियल एस्टेट हियर, दैट वी हैव रियल एस्टेट हियर। और आप मानेंगे नहीं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास रियल एस्टेट है, फ्लैट है, बट वो रेंट पे नहीं देना चाहते बिकॉज रेंट पे देने से डरते हैं। हमारे देश में रियल एस्टेट में कंस्ट्रेंट्स बहुत सॉलिड है। दूसरा, हमारे यहाँ पे ब्लैक मनी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से जो जॉब गोइंग पीपल है वो तो वैसे भी लैंड नहीं खरीद पाते थे, उनको फ्लैट ही खरीदना पड़ता था बिकॉज लैंड में वो ब्लैक मनी मांगेंगे। और जो फ्लैट्स खरीदे बिल्डर से वो भी टाइम पे नहीं आते। चाहे यूनिटेक के प्रोजेक्ट ले लीजिए, जेपी के ले लीजिए, डीएलएफ के ले लीजिए, सुपरटेक के ले लीजिए, 10 में से 9 बिल्डर्स के प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। और क्या कुछ पेनल्टी मिली है लोगों को? कुछ भी नहीं मिला है। क्या रेजिडेंट्स को कुछ बेनिफिट मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। बस उम्मीद की आशा लेके बैठे हुए कि काश उनका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खत्म हो जाए और वो वहां शिफ्ट कर जाए। और अथॉरिटीज की बात करेंगे सर, जो आपके शहर की अथॉरिटीज हैं, जैसे आप नोएडा अथॉरिटी की बात कर लीजिए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात कर लीजिए, गुड़गांव अथॉरिटी की बात कर लीजिए, किसी भी अथॉरिटी की बात करेंगे, सब अथॉरिटी में आप गूगल करेंगे, करप्शन अनफॉर्चुनेटली इन सब में भरा हुआ है फ्रॉम हेड टू टो। और यहाँ पे काम करवाना कितना मुश्किल है ना, ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। और फिर आता है टाइम 2014 का, जब हमारे देश में बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हुए रियल एस्टेट में, और वो अभी हम आगे जाके बात करेंगे। बट अभी तक तो आप मेरे साथ हो ना, अभी सब समझ आ रहा है ना। वैसे अगर आ रहा है और अगर मजा भी आ रहा है ना, तो एक लाइक और सब्सक्राइब दबा दो, हमें बहुत मदद मिलती है। और अब जाते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में, लेट्स टॉक अबाउट दिस। और मेन चेंजेस की बात करेंगे और 2016 से बात करते हैं, जहां सबसे पहले आया डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन अ कंप्लीट फेलियर। और अब तो आपको बहुत रिपोर्ट्स मिल जाएंगी कंसाइसिवली प्रूव करते हुए कि जो डीमोनेटाइजेशन के प्रोस थे, कॉन्स बहुत ज्यादा थे। बट मेरे लिए सबसे बड़ा कौन ना डीमोनेटाइजेशन था, वो था इन रियल एस्टेट सेक्टर।
बिकॉज 2017 में आते आते सर डीमोनेटाइजेशन की वजह से रियल एस्टेट से सबका भरोसा उठ गया था. देयर वर नो न्यू बायर्स इन द मार्केट. बिल्डर्स के पैसे अटक गए थे, बिल्डर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे, पूरा ये सेक्टर डेडलॉक में फंस गया था. बट पूरा ब्लेम डीमोनेटाइजेशन को देना गलत है, बिकॉज ये जो 2016-17 का टाइम था ना, लोग परेशान आ गए थे बिल्डर से, परेशान. बिकॉज जितने भी फ्लैट्स ले लो, जितनी भी बुकिंग कर लो, सब डिले हो रहा है, मिल तो कुछ भी नहीं रहा है. 2016 का वो टाइम था जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया रेरा को, एंड दिस इज अ कंप्लीट गेम चेंजर. रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट. रेरा क्या करता है? इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर बिल्डर्स, राइट. सिंपल आपको 3 प्रिंसिपल बताऊं जो रेरा के बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है. सबसे पहली चीज, अंडर रेरा कोई बिल्डर रैंडमली कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करता. उसको 6 से 12 महीने लगते हैं टू लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट, कि वो अपने सारे पेपर्स रेडी कर ले, सब प्लान करे, सब डिजाइन करे, सबको अप्रूवल ले ले, उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च करे. पहले ऐसा होता ही नहीं था. पहले बिल्डर सीधा प्रॉपर्टी खरीदी, प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, मार्केटिंग कर दी, फिर बाद में देखेंगे क्या काम कैसे करना है. वो पूरा बंद हो गया. सेकेंड चीज जो रेरा ने की कि हर बिल्डर को हर प्रोजेक्ट के लिए एक एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव यह था कि अगर एक बिल्डर ने प्रोजेक्ट बनाया, लेट्स अज्यूम अल्फा 1, एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया, तो जो भी बुकिंग का पैसा लोग देंगे फॉर अल्फा 1 के ही एस्क्रो अकाउंट में जाएगा सारा पैसा, और मेजॉरिटी ऑफ दैट मनी हैज टू बी यूज्ड विद इन दिस अल्फा 1 प्रोजेक्ट इटसेल्फ. पहले क्या होता था? बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, यहाँ पे बुकिंग अमाउंट आया, इस अमाउंट को लेके एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया. यहाँ पे कुछ पैसा डाला ही नहीं फॉर कंस्ट्रक्शन, ना कुछ बचाया फॉर कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ विच मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स अनफॉर्चुनेटली आर इन अ स्टैंड स्टिल. ठीक है. थर्ड चीज जो रेरा ने चेंज किया, जो मेरे हिसाब से ब्रिलियंट है, रेरा ने बिल्डर्स के लिए एक गाइडलाइन बनाई कि अगर टाइम पे आपने कस्टमर को फ्लैट नहीं दिया जो अलॉटेड था, उसके ऊपर आपको पेनल्टी देनी ही पड़ेगी, और रेरा विल एश्योर की पेनल्टी दे. अब रियलिटी में अभी भी आप देखोगे काफी कंप्लेंट्स हैं जहां पे बोल रहे हैं कि रेरा को और स्टेप लेना चाहिए, एंड रेरा स्टिल आई फील इज कैचिंग देयर फीट. बट विद टाइम जो हमने एक चीज देखी है रेरा के आने से, कि जो छोटे छोटे बिल्डर्स थे जिनकी वीक बैलेंस शीट थी, प्रॉफिटेबिलिटी थी नहीं, जो एकदम वीक थे, वो सब हल्के हल्के साफ हो रहे हैं या कलेक्ट होकर बड़ा बिल्डर बन रहे हैं. एंड इंडिया में ना अब ऑर्गेनाइज्ड बिल्डर्स ज्यादा आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सिचुएशंस लाइक रेरा. उसके बाद जीएसटी एक्ट आया, उसने रियल एस्टेट को थोड़ा और लेजिटिमाइज किया, रियल एस्टेट सेक्टर को और बेटर बनाया. और रिसेंट बजट में आपको याद हो, अब तो बात हो रही है सर रजिस्ट्रार्स को भी ना हम डिजिटल कर रहे हैं, रजिस्ट्रीज प्रॉपर्टी की डिजिटल होंगी, हर चीज डिजिटल होगी, वो पेपर को उठा के हम डिजिटलाइजेशन में जाएंगे. एंड विच आई फील दिस गवर्नमेंट कैन डू, बिकॉज अगर आधार पैक यूपीआई इन सब साथ किया है तो उसके साथ भी कर सकते हैं. इसमें टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट व्हाट आई वांट टू शो यू कि रियल एस्टेट सेक्टर पहले कितना मक का एरिया था, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, और अब कितना क्लीन होता जा रहा है. इट इज फैंटास्टिक, एंड दिस इज सपोर्टेड बाय दीज गवर्नमेंट स्कीम्स. जो पहली गवर्नमेंट स्कीम आती है वो आती है SWAMIH फंड. बेसिकली ये फंड क्यों इंस्टॉल था? मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स बनाए. इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मार्केट्स एंड इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मार्केट्स इन 2014, तो आप देखोगे द मोदी गवर्नमेंट नो इज वेरी प्रो अफोर्डेबल हाउसिंग, बिकॉज ऑफ विच NBFCs ने बहुत फायदा किया है, रियल एस्टेट को फायदा हुआ है, और काफी सारे ऐसे एक्ट्स और प्रोविजन आए हैं, काफी PLA स्कीम्स आई हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ. नाउ अंडर SWAMIH फंड जो 2019 से शुरू हुआ था, सैंक्शन 12,000 करोड़ के ऑलरेडी हो चुके. फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो बहुत पॉपुलर स्कीम है. इस स्कीम के अंदर ये था कि अर्बनाइजेशन करनी है, जहां पे अर्बन सिटीज में 1.19 करोड़ घर बना के लोगों को देने, और डेडलाइन थी 31 मार्च 2022. क्या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए सारे? नहीं. तो डेडलाइन वाज एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2024, और आज अभी मैं देखूंगा तो 76.34 लाख घर दे दिए गए हैं आउट ऑफ 1.19 करोड़ घर. तो अभी भी काफ़ी पेंडिंग है. तो क्या मेरे हिसाब से ये इसकी डेट दोबारा एक्सटेंड होगी 31 दिसंबर 2024 के आगे? प्रोबेबिलिटी हाँ. अच्छा, स्मॉल थिंग आई वांट टू ऐड हियर, इसकी अब जो गवर्नमेंट ने फिगर्स दिखाए हैं, तो मैं काफ़ी रिपोर्ट जब पढ़ रहा था इसकी, तो पता चला कि एक्चुअलिटी में ऑन ग्राउंड जो ये स्कीम बोल रही कि सब हो चुका है, ऑन ग्राउंड वो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, ना ही वो कंप्लीट हुआ है. तो उसके अराउंड भी काफ़ी कॉन्स्पिरेसी और काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है, काफ़ी एलिगेशंस चल रही हैं, ऑपोजिशन में काफ़ी एलिगेशन डाली इस गवर्नमेंट पे. बट वो मैं अभी सारा इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. ठीक है, बट आई वांट यू टू कीप दिस माइंड. फिर मोदी गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज प्लान को भी लॉन्च किया है. इसमें हमने पूरी वीडियो भी बनाई स्मार्ट सिटी में, एंड जैसे जैसे कश्मीर में रिसेंटली किया था, हाउ कश्मीर हैज डेवलप्ड इनटू अ स्मार्ट सिटी विद क्लीन थिंग्स, विद एवरीथिंग इन ऑर्डर. चाहे मार्केट प्लेस की बात करो, इट इज फैंटास्टिक. फिर आता है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो बेसिकली ये प्रोग्राम है जहाँ पे मल्टी डायमेंशनल हाईवेज, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हाईवेज बनेंगे, रोड्स कनेक्ट होंगी, स्टेट्स को कनेक्ट किया जाएगा, सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजिट ईजियर हो. सो गवर्नमेंट पुश तो इस सेक्टर को सर है. पूरा रियल एस्टेट सेक्टर 4 सेक्टर्स में डिवाइड है. सबसे पहला रेजिडेंशियल, कमर्शियल,
हॉस्पिटैलिटी, रिटेल। तो एक एक करके इन सबको समझते हैं। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर इज डूइंग वेल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। एंड एज यू कैन सी हियर कि कैसे फ्रॉम 2020 टू 2023 लॉन्चेस भी बढ़े हैं, सेल्स भी बढ़ी है। हालांकि 2024 में स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है जो मैं आगे कवर करूंगा, बट एक चीज रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में देखी गई ना कि आजकल एंड आने वाले कुछ सालों के लिए इट्स फोरकास्टेड कि प्रीमियम हाउसिंग, एंड दैट टू आई एम टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा प्रीमियम हाउसिंग, अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग, दैट इज द थिंग जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और आप अपने आसपास भी देखेंगे जो अल्ट्रा महंगे वो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं ना बिल्डर्स के, वो ऐसे बिक रहे हैं सर। नाउ कमिंग टू कमर्शियल रियल एस्टेट, और इस सेगमेंट की डिमांड इज डाइवर्स, इट इज वास्ट, इट इज ह्यूज, बिकॉज डिमांड आ रही है वेयर हाउसिंग की, डिमांड आ रही है डेटा सेंटर्स की, डिमांड आ रही है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए। और कमर्शियल की स्पेस की मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली इन सिटीज लाइक बैंगलोर, लाइक हैदराबाद, इट सीम्स कि शायद डिमांड इज अनएंडिंग। अगर मैं मार्केट साइज की बात करूंगा तो इन 2024 द कमर्शियल रियल एस्टेट इन अ कंट्री वाज वैल्यूड एट $40.71 बिलियन एंड इज एक्सपेक्टेड दैट बाय 2029 ये हो जाएगा $106.05 बिलियन। इसका मतलब 21.1% की कैगर ग्रोथ। तो दिस शोज यू कमर्शियल सेक्टर में सर ग्रोथ तगड़ी है। अब आ जाते हैं रियल एस्टेट के रिटेल सेक्टर में, और यहाँ पे वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि आप डेटा देखोगे तो जो हमारा रिटेल कंजम्पशन है वो पूरी प्राइवेट कंजम्पशन का सिर्फ 4.6% ही है, और यही चीज यूएस में 40% तक है। सो क्लियरली रिटेल डिमांड इन यूएसए इज एक्सट्रीमली हाई। और काफी इसमें पेपर्स भी आ गए दैट इन इंडिया इफ यू वांट टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस ना, ऑलवेज रन अ B2B बिजनेस, डोंट रन अ B2C बिजनेस, बिकॉज रिटेलिंग इन इंडिया इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री उनके पास इतने पैसे हैं नहीं टू बाय, एंड दे आर वेरी टाइट बायर्स। मतलब 1-2 रुपए के प्राइस डिफरेंस में द एंटायर बाइंग डिसीजन कैन चेंज, एंड दैट इज वाई, जैसे मैं आपको पहले रेजिडेंशियल में बता रहा था, आपको पता है हम कितनी कंपनीज की रिपोर्ट्स पढ़ के आपको बताते हैं क्या अच्छा है क्या नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज को हम पढ़ रहे हैं ना, वो सब प्रीमियम मार्केट की तरफ जा रही हैं, फोकसिंग ऑन द टॉप 1 or 2% ऑफ दिस कंट्री जो बहुत रैपिडली ग्रो करे। बट ऑन ओवरऑल रिटेल सेक्टर हमारे देश में वीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट बाय 2034 रिटेल सेक्टर हमारे देश में 21% तक पहुंच सकता है, बट एज ऑफ नाउ तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। अब आ जाते हैं हम इंडियन हॉस्पिटैलिटी रियल एस्टेट सेक्टर में, एंड ये एक वो एरिया है जो मुझे पर्सनली थोड़ा एक्साइट करता है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इंडिया ना एक टूरिज्म का हब बनने वाला है। वीव गॉट ऑल टाइप ऑफ ज्योग्राफीज, वीव गॉट ऑल टाइप्स ऑफ फूड वैराइटीज, डाइवर्सिफिकेशन, एंड इंडिया अब देखोगे यहाँ पे कितने स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होने वाले हैं, कितने कॉर्पोरेट इवेंट्स भी इंडिया में होल्ड करने वाले हैं, वो टाइम ही बताएगा। बट टूरिज्म का एक बहुत मेजर स्कोप है, और मैं तो रिलीजियस टूरिज्म की बात भी नहीं कर रहा हूँ जो इतना मेजर सोर्स रेवेन्यू फॉर अ कंट्री। ठीक, अब थोड़ी डेटा की बात करते हैं। डेटा आप देखोगे मार्केट शेयर ऑफ हॉस्पिटैलिटी रियल एस्टेट सेक्टर इन आवर कंट्री राइट नाउ इन 2024 इज $247.31 बिलियन, और यही मार्केट शेयर बोल रहे हैं बाय 2029 हो जाएगा $475.37 बिलियन, मतलब अ कैगर ग्रोथ ऑफ 21%। इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द होटल्स। होटल्स आप देखोगे 2019 में ऑक्यूपेंसी रेट इन होटल्स वाज 65 to 67%, और वही ऑक्यूपेंसी रेट 2023 में 63 to 65% आ गया है। तो इट इज ऑटोमेटिकली प्री कोविड लेवल्स के पास सर आ चुका है, एंड आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड कि इसको बहुत फास्ट ये आगे बढ़ जाएगा। दूसरी चीज बात करते हैं एवरेज रूम रेवेन्यू की, एक रूम से कितना रेवेन्यू आ रहा है। अब आप देखेंगे सर इतना ज्यादा इसमें इंक्रीज हुआ, और आप खुद भी नोटिस करना बिफोर कोविड और 2017-18 की अगर मैं बात करूंगा, उस समय इफ यू वांटेड अ डिसेंट रूम आपको 3000, 4000, 5000 पर नाइट पे तो मिल ही जाता था। एनीथिंग अबव 5000 पर नाइट वाज कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, एटलीस्ट मैं आपको अपना स्टैंड बता रहा हूं। अब मैं बात करूं, देयर इज नो डिसेंट रूम अवेलेबल अगर बाहर यू वांट टू स्टे इन अ होटल बिलो 7000 to 8000 रुपीज पर नाइट, एंड दिस इज द रियलिटी। और डेटा भी हमें यही दिखा रहा है। जो एवरेज रेवेन्यू पर रूम इन 2023 है दैट इज फ्रॉम 7400 to 7600, एंड जस्ट टू शो यू 2019 में 24 to 26% राइज हुआ था, 2022 में फिर से 21 to 23% राइज हुआ था, और ये मैं आपको 2023 का डेटा दिखा रहा हूं। आने वाले टाइम रेट एक्सपेक्टेड ये जो एवरेज रूम रेट है ना विद टाइम बढ़ता ही जाएगा। एंड बाय द वे अगर कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ना तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज आई वांट टू स्टडी मोर इन दिस। अगर आपकी हेल्प मिल पाए तो व्हाई नॉट। बाय द वे अगर जो सेक्टर एनालिसिस में कर रहा हूँ एकदम इन डेप्थ फॉर यू टू अंडरस्टैंड, अगर आप भी ये करना चाहते हो ना ये आप कर सकते हो, एंड यू कैन डू दिस यूजिंग ChatGPT, जहां पे आप ChatGPT में रिपोर्ट्स अपलोड करो, इनपुट्स अपलोड करो, पुट द राइट प्रॉम्प्ट्स। राइट प्रॉम्प्ट्स डालना सबसे जरूरी है, राइट प्रॉम्प्ट्स डालिए, देन यू सी आपके पास एनालिसिस कितनी स्ट्रॉन्ग आती है। आई एम नॉट सेइंग दैट्स द एंड सोल्यूशन, वो एंड सोल्यूशन नहीं है, आपको रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी ही पड़ेगी आगे टू गेट द फुल इनसाइट, बट
वो आपको हाईलाइट दे सकती है फॉर दैट सेक्टर. एंड इफ यू वांट टू नो द एंटायर प्रोसेस, एवरीथिंग, सेक्टर सिलेक्शन मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. डेफिनेटली डू चेक इट आउट, इट्स गोना बी अमेजिंग. अब आ जाते हैं सर चैलेंजेस में. सबसे पहला चैलेंज जो आता है वो है मॉर्गेज का. अब अगर आप इस ग्राफ में देखो 2021-22 के आसपास ना पूरे वर्ल्ड वाइड में हाउसिंग इंटरेस्ट रेट 6.5 to 7% के बीच में आ गए थे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में. तो बढ़िया था वो, और वो आप देखोगे 20 ईयर लो भी था, ग्राफ में भी आपको दिख रहा होगा. अब 2023 में जब फेड की भी इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुए, इंडिया ने भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए. सर इंडिया का इंटरेस्ट रेट होम लोन की बात कर रहा हूँ 6.7% से 9.2-9.3% तक चला गया. और ये इतना मेजर इंपैक्ट करता है क्योंकि एक आदमी की EMI 18 to 22% से बढ़ जाती है. सो दिस इज अ मेजर चैलेंज. अब बिल्डर्स विल नीड टू सॉल्व दिस. अगर उनको डिमांड चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ेगा सो दैट कस्टमर्स को इंटरेस्ट रेट हाइक या डिक्रीमेंट से डर ना लगे. बाय द वे जो भी मैं आपको प्रोस कॉन्स बता रहा हूं ना, ये स्पेसिफिकली तब आएंगे जब आप कोई स्टॉक खरीदेंगे ऑफ रियल एस्टेट बिल्डर कंपनी, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, या फिर अगर आप एक बिल्ट अप फ्लैट खरीदेंगे बिल्डर से बना हुआ, तो ये कॉन्स आते हैं. बट अगर आप एक खाली पीस ऑफ लैंड ले रहे हो, वेल उसके प्रोस कॉन्स अलग होते हैं, बट ये तो डेफिनेटली उसके कॉन्स नहीं होते. तो उसमें अगर आप चाहते हो आप कमेंट कर दो, अच्छे नंबर पे कमेंट्स आएंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे. दूसरा चैलेंज है रॉ मटेरियल्स की प्राइसिंग. सीमेंट की प्राइसिंग बढ़ गई है, स्टील की प्राइसिंग बढ़ गई है, फ्यूल की प्राइसिंग बढ़ गई है. सो जो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर है ना सर, ये इसको इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. एंड इन्फ्लेशन इज अ मेजर थ्रेट टू दिस सेक्टर, और आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन होना ही होना है. फिर डिपेंडेंसी ऑन लेबर बहुत ज्यादा है. आप मानोगे नहीं, हमारे देश में जहां बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, स्किल्ड लेबर नहीं है बट अनस्किल्ड लेबर बहुत है, हमारे देश में कंस्ट्रक्शन के फील्ड में लेबर की शॉर्टेज है. इट्स एक्चुअली शॉर्टेज है. इट इज फोरकास्टेड कि आने वाले टाइम पे कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर का शॉर्टफॉल विल बी एनीवेयर फ्रॉम 15% to 25%. अब ऐसा क्यों है? जब इतने लोग हैं हमारे देश में काम करने के लिए, क्यों ये फोकस किया है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे एग्जैक्टली मिल नहीं पाई. फिर आता है बिल्डिंग टेक्निक्स, वो भी सारी आउटडेटेड हैं, दे आर नॉट द लेटेस्ट थिंग. फिर वही आ जाएगा ओवर पॉपुलेशन का इशू. एंड वी माइट थिंक ओवर पॉपुलेशन तो बढ़िया ना, ये इस सेक्टर की डिमांड बढ़ाता है. बट बात ये है कि सिर्फ टायर 1 सिटीज में पूरी अगर कॉन्सेंट्रेटेड डेवलपमेंट उसमें काम बनेगा नहीं, तो गवर्नमेंट को बहुत मेजर्स लेने पड़ेंगे कि जो गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है ना, बहुत और पैदल सिटीज खड़ी हो अर्बनाइजेशन में, सो दैट लोग वहां जा पाए. और ये क्यों डिफिकल्ट हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग. बिकॉज अब आपको जैसे बताया GST आ गया है, रेरा आ गया, इतनी सारी चीजें हो गई, बिल्डर्स काफी ऑर्गेनाइज हो गए. तो बिल्डर्स नीड अ लॉट ऑफ फंडिंग सो दैट दे कैन क्लीन अप द बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो और छोटे बिल्डर सपोर्ट कर पाए. और छोटे बिल्डर्स का भी सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. सो दीज आर द सर्टेन चैलेंजेस. अब आ जाते हैं करंट ट्रेंड में. हाउसिंग सेल्स नीचे गिरती जा रही है. Q1 में 6% से नीचे गई, सेकंड क्वार्टर में 18% से नीचे गिर गई. और डेटा देखना चाहोगे तो टॉप 9 सिटीज में 11% से नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कम हो गए. और ये इतना कंसर्निंग इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक चैलेंज था कि मेजॉरिटी ऑफ द जो डेवलपमेंट वो टायर 1 सिटीज में हो रही है, और ये टॉप 11 सिटीज सब टायर 1 में ही आती हैं. आप इसको थोड़ा डिटेल में देखिए. हैदराबाद -42%, बेंगलुरु -26%, कैलकाटा -23%, पुणे नेगेटिव, चेन्नई नेगेटिव, मुंबई नेगेटिव, थाई नेगेटिव, सब नेगेटिव है. बट एक ऐसा शहर है जो पॉजिटिव है, वो है अपना मेरा, मैं यहाँ रहता हूँ, अगर आप रहते हो यहाँ पे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपना दिल्ली एनसीआर, जिसकी 22% की ग्रोथ है. और जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा रीसेंट डेटा है, ये 22 सितंबर 2024 का डेटा है, मतलब बस एकदम फ्रेश. अगर आप सोचो कि रियल एस्टेट सेट इतना तगड़ा नहीं है सर, आप एक बार ये देखिए, ये पूरी एक क्रेडाई की रिपोर्ट आई थी. ऑस्ट्रेलिया में एक पूरी समिट हुआ था जहाँ पे 1100 से ज्यादा इंडियन रियल एस्टेट डेवलपर्स वहां गए थे, इकट्ठा हुए थे, शोकेसिंग कि इंडियन रियल एस्टेट विल बी वैल्यूड मोर देन $10 trillion in 2047. बिकॉज रैपिड अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है, डिजिटाइजेशन हो रही है, डेमोग्राफिक सपोर्ट बहुत ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन आ रही है, गवर्नमेंट का पुश ज्यादा है. तो हाँ, एज ऑफ नाउ जो रिपोर्ट से मुझे समझ आ रहा है कि इन द शॉर्ट रन पीपल थोड़े पेसिमिस्टिक हैं, बट रियल एस्टेट को लॉन्ग रन में लेके लोग बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं. अब बात कर लेते हैं टॉप स्टॉक्स की इन द रियल एस्टेट सेक्टर. आइए, नाउ एज यू कैन सी, सबसे ऊपर आता है मारोटेक जो अपना लोधा है. उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज, आई पर्सनली वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट है गोदरेज प्रॉपर्टीज. प्रेस्टीज एस्टेट्स है, शोभा लिमिटेड है, एंड DLF. अब इन 5 को अगर हम कंपेयर करेंगे फंडामेंटली, तो आप देखेंगे प्रेस्टीज एस्टेट्स का ROE सबसे ज्यादा है, ROC सबसे ज्यादा है, और PE इज 60 विच इज द लीस्ट, विच इज वेरी वेरी गुड. DLF में आप बात करेंगे, डेट बहुत ज्यादा कम है. वहीं पे गोदरेज प्रॉपर्टी आप देखेंगे, इनका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज्यादा है. और ये है सर इंडेक्स, आपको दिख रहा है रियल एस्टेट इंडेक्स किस लेवल पे भाग रही है सर. ये था इन्स एंड आउट ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर. ऑटोमोबाइल सेक्टर, उस पर भी वीडियो आ रही है, आपने कमेंट कर दिया, उसमें वीडियो बना रहा हूँ. और सेक्टर्स और स्टॉक्स के नाम नीचे लिख के बताओ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर देम. एंड सेक्टर खुद चूज करना है, लिंक नीचे है.
This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.